पीयूष बेटा, जल्दी करो वरना मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। मैंने अपने 14 साल के बेटे से कहा। मैं 35 साल की तलाकशुदा औरत हूँ। मेरा बेटा जल्दी से पास आ गया। मैं उसका बैग पैक कर दिया। उसने कहा, सॉरी माँ, मुझे माफ़ करना, मैं मूवी देख रहा था। मैंने कहा, तुम्हें पता है ना मेरे खड़ूस बॉस कैसे हैं, अगर मुझे लेट हो गई तो कयामत आ जाएगी। उसे लेकर स्कूल ड्रॉप किया और फिर मैं अपने ऑफिस आ गई। मैं आहूजा एंड रस्तोगी लॉ फर्म में जॉब करती हूँ। 1 साल से मैं मुकुल रस्तोगी की सेक्रेटरी हूँ। मैं 4 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। पहले एक मामूली क्लर्क थी, लेकिन मेरे काम को देखते हुए मुझे मुकुल रस्तोगी सर की सेक्रेटरी बना दिया गया। वह इस फार्म में दूसरे पार्टनर हैं और मोस्ट एलिजिबल बैचलर, करीब 37 साल के हैं। मुकुल काफी स्ट्रिक्ट बॉस है। वो कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। हर चीज उन्हें परफेक्ट चाहिए। ऑफिस पहुंचते ही मैंने उनके लिए ब्लैक बिना चीनी की कॉफी बनाई और अपनी फेवरेट कॉफी बनाकर उनकी कॉफी उनकी टेबल में रख दी। तभी मुकुल रोज के अंदाज में अंदर आए और आते ही मुझे विश किया, फिर अपनी कॉफी की सिप ली। मैं उनको देखने लगी क्योंकि इससे ही उनके आज के मूड का पता चलेगा। मैं उनकी तरफ काफी घबराई हुई नजरों से देख रही थी तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, यानी उन्हें कॉफी सही लगी। मैं जल्दी से रोज के काम में लग गई थी। घंटे बाद जब मैं अपनी लैपटॉप बंद की, मैंने देखा बॉस के केबिन का दरवाजा खुला और सीनियर पार्टनर आदित्य आहूजा कमरे से बाहर आए। चेहरा देखकर लग रहा था उनका मूड खराब है, यानी आज मेरे बॉस मुकुल का मूड खराब है। मैं उनके कमरे में गई, देखा उन्होंने अपनी शर्ट के बाजू को मोड़कर कुछ ढूंढ रहे थे। जैसे उनकी नजर मुझ पर पड़ी, चेहरे में गुस्सा था। मैं डर के मारे एक कदम पीछे ली, लेकिन तभी उन्होंने आंखें बंद की और फिर अपने आप को शांत करते हुए कहने लगे, गौतम मर्डर केस की फाइल नहीं मिल रही है। मैं जल्दी से उनका ड्रॉर खोला। कांपते हुए हाथों से वो फाइल ढूंढने लगी और मिलते ही उनके टेबल के ऊपर रख दी। उन्होंने मुंह से गहरी सांस छोड़ी और फिर मुझे थैंक यू कहा। मैं जल्दी से उनके कमरे से बाहर आकर अपने आप को ठंडा करने की कोशिश की, गहरी सांस लेने की कोशिश की ताकि मैं दोबारा नॉर्मल हो सकूं। मुकुल ने मेरे ऊपर कभी भी नहीं चिल्लाए, कभी मेरे साथ खराब बर्ताव नहीं किया। फिर भी मैं गुस्से से भरे आदमी को देखते ही डर जाती हूँ, क्योंकि मेरा पहला पति गुस्से का शिकार था। मैंने अपने बेटे को मैसेज करके कह दिया था कि पिज्जा ऑर्डर कर ले, मुझे देर हो जाएगी। रात के 11 बजे मैं ऑफिस से निकली और जल्दी जल्दी चलते हुए पार्किंग एरिया में आ गई। अपनी कार में चाबी डालकर जैसे ही चाबी घुमाई, इंजन की आवाज आ रही थी, फिर बंद हो गई। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं परेशान होने लगी। इतनी रात को मुझे क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा? तभी मेरी कार की खिड़की में खटखटाने की आवाज हुई। मैं चौंक उठी कि आखिर कौन हो सकता है। मैंने अपने दिल पर हाथ रखकर बाहर झांका तो मुझे अपने बॉस की खूबसूरत भूरी आंखें नजर आई और हमारी आंखें वहीं लॉक हो गई। ऐसा लगा जैसे कि मैं उनकी आंखों में सम्मोहित हो गई हूँ। तभी उन्होंने अपनी आंखें झपकाई और बोलने के लिए मुंह खोले। तभी मैं कई बार अपनी आंखें झपकाई और उम्मीद करने लगी कि अंधेरे होने के कारण उन्होंने मेरे इमोशंस पर गौर न किया हो। उन्होंने अपनी सारी पिछली सेक्रेटरियों को 3-4 महीने के अंदर ही काम से निकाल दिया था, क्योंकि वह सारी लड़कियां उन पर फिदा थी, उनसे शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी और वह लकी लड़की बनना चाहती थी। जब मुझे सिलेक्ट किया गया था, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी उम्र के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है और तुम सिंगल मदर हो। मैं जानती हूँ मैं अपनी नौकरी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सैलरी भी काफी अच्छी है, पर यह करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेरा बॉस अद्भुत रूप से आकर्षित है, जिसे देखते ही मैं नर्वस हो जाती हूँ। पर मुझे किसी मर्द के करीब जाने में बिल्कुल भी उत्साह नहीं है। वजह है मेरा एक्स हस्बैंड, इसीलिए मुकुल के साथ काम करने में बहुत ही आसानी होती है। मैं सोच में डूबी हुई थी जब दोबारा से उसने मेरे खिड़की में नॉक किया। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, यह सोचकर कि मैं अपनी दुनिया में खो गई थी जहां वह मेरे सामने खड़े हैं। जैसे ही मैंने अपनी कार की खिड़की नीचे की, उन्होंने कहा, तुम्हारा कार स्टार्ट नहीं ले रहा है क्या? मैंने शर्माक चेहरा बनाकर कहा, नहीं सर, नहीं हो रही है। उसने कहा, तो तुम उसके अंदर क्यों बैठी हुई हो? मैंने कहा, सर मैं यह सोचने की कोशिश कर रही थी कि अब क्या करना चाहिए। उसने कहा, कार को यहीं छोड़ दो, सुबह इसे रिपेयर के लिए भेज देना। अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा।
मैंने कहा क्या नहीं। वो काफी कंफ्यूज्ड होकर कहने लगे क्यों नहीं। मैंने ठंडे दिमाग से कहा सर मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा तुम मेरी वजह से इतनी रात तक काम पर रही थी और अब तुम्हारी कार स्टार्ट नहीं हो रही। इतनी रात को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 11 बज चुके हैं। बात मेरे तकलीफ की नहीं है। इतनी रात को मैं तुम्हें अकेले किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इतने अमीर और पावरफुल आदमी मुझ जैसे मामूली तुच्छ लड़की की सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं और पहली बार मुझसे इतनी लंबी बात की। उसने अपनी एक भाव ऊंची करके कही तुम आ रही हो या फिर अपनी आंखें छोटी छोटी कर ली। मैं बिल्कुल चौंक उठी। जल्दी से अपना सामान लेकर कार का दरवाजा खोलकर मैं बाहर आ गई और फिर अपने कार को लॉक कर दिया। उन्होंने मुंह से जरूर नहीं कहा पर अगर मैं थोड़ी देर और वहाँ रहती तो मुझे खींचकर बाहर निकालते। उनकी कार की ओर जाते जाते उनकी परफेक्टली टोन्ड मसल पर मेरी नजर पड़ी। उनके बगल वाली सीट में मैं डरी डरी बैठी, सीट बेल्ट बांध ली। इतनी महंगी कार की सीट में बैठने में भी मुझे घबराहट हो रही थी। उन्होंने जाते जाते कहा आज के लिए माफ कर देना, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं था, तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैंने कहा कोई बात नहीं सर। मेरी बात में आश्चर्य था। मैंने उम्मीद नहीं की थी वह मुझसे माफी मांगेंगे। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर तेजी गाड़ी चलाने लगे। आधे घंटे से कम समय में मैं अपने घर पहुंच चुकी थी। अगले दिन शुक्रवार था। मुझे खुशी थी कि अब लंबा वीकेंड आने वाला है। मेरे बॉस सोमवार को नहीं आने वाले थे। आज के बाद 3 दिन तक उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा, यही सोच रही थी। ऑफिस आ गई थी। आज भी काम करते करते काफी रात हो गई थी। आज रात 10 बजे ही मैं ऑफिस से निकल गई क्योंकि मेरी कार मेरे साथ नहीं थी। मुझे बस स्टॉप से जाना था। जब मैं बस स्टॉप गई देखा और भी 3 लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन तीनों को देखकर मुझे लगा कि ऑफिस आने जाने वाले आदमी नहीं हैं और शायद शराब पी रखी है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरा रास्ता खाली था। मेरी हालत तब खराब हो गई जब एक आदमी ने मुझे गंदी नजर से देखने लगा। मेरे हाथों से पसीने आने लगे थे जबकि ठंडी हवा चल रही थी। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मैं दोबारा उन लोगों की तरफ देखा तो पैनिक करने लगी कि तभी एक कार मेरे सामने आकर तेजी से ब्रेक लगाई। मुझे लगा मेरा दिल मेरे मुंह से बाहर निकल आएगा। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुझे लगा मेरा अंत नजदीक है। मैं इस हाल में नहीं थी कि कार को पहचान पाती, तब तक नहीं जब तक ड्राइवर कार से बाहर निकलकर मेरे पास आ गया। मेरा बॉस मुकुल। पर यह तो ऑफिस से पहले निकल गए थे। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी यह इस हाल में मुझे मिल जाएंगे। मुझे इतनी ज्यादा राहत मिली थी, लगा मैं दौड़ती हुई उनसे लिपट जाऊं और कहूं मेरी जान बचा ले। हल्की सी रोशनी से मैंने देखा वह मेरे पास आ रहे हैं। मेरी आंखों के कोने से आंसू की बूंदें झिलमिलाने लगी। वह मुझे गुस्से से देख रहे थे। कुछ कहने से पहले अपनी आंखों को बंद किया, अपने आप को शांत किया। उसके बाद कहा अंदर आ जाओ। वो हमेशा ही ऐसा करते हैं, मुझसे बात करने से पहले अपने आप को शांत करते हैं, पता नहीं क्यों। जल्दी से मैं कार के अंदर आकर बैठ गई। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था पर चेहरे से लग रहा था गुस्से में है। मैं काफी डरी सहमी सी अपने जैकेट के अंदर घुसने लगी। उसने एक जोर से सांस छोड़ी। मैं चौंक उठी। मैं तुम्हारे ऊपर नहीं चिल्लाऊंगा किरण, वह मेरी आंखों की तरफ देखकर कहा। पर उसको देखकर लग रहा था कि अभी उसका सब्र का बांध टूट जाएगा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्यों तुम चाहती हो मैं ऐसा करूं? मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती मुकुल। उसने कहा जरूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाऊंगा। जल्दी से वह मेरे घर के पास आ गया। पूछा तुम्हारी कार कहाँ है? मैंने कहा कार अभी भी गैराज में है। उसने कहा अभी तक ठीक नहीं हुई, कब मिलेगी? मैंने कहा सोमवार को। उसने कहा सोमवार मैं नहीं रहूंगा, तुम्हें देर तक काम करने की कोई वजह नहीं है और अगर कभी भविष्य में तुम्हें पैदल चलने की नौबत आए तो तुम्हें पता है क्या करना है। कहकर एक गहरी सांस ली। मैं उसकी तरफ देखने लगी। बिना बात पूरी किए गुड नाइट कहकर वह चला गया। सोमवार मैं ऑफिस आई तो बॉस नहीं थे। मैं आराम से काम कर रही थी, तभी जूलिया मेरे पास आ गई। मुझे एक नोट पकड़ाते हुए कहा इसे मुकुल को दे देना। मैंने कहा कोई ऑफिस की जरूरी नोट है? उसने कहा नहीं पर्सनल है, तुम इसे पढ़ना मत। मैं हैरत में थी, आखिर जूलिया भी मुकुल के पीछे है, क्यों ना हो, वह इतना हैंडसम जो है। मुझे कभी कभी लगता है मैं और मुकुल ही ऑफिस में काम करते हैं, बाकी सब तो यही सब काम में लगे हुए हैं। अगले दिन मैं जब ऑफिस आई तो मेरे बॉस आने वाले थे। मैं उनकी कॉफी तैयार करके टेबल पर रख दी और मैं टेबल के नीचे कुछ ढूंढने लगी थी कि तभी मेरे सिर में जोर से चोट आई। आउच!
तुम ठीक तो हो ना? अपनी भारी सेक्सी आवाज में पूछा। मैं अपना सिर रगड़ते हुए कही हाँ। मुझे चक्कर सा आने लगा था। दिन में तारे दिखने लगे थे। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और एक चेयर में बैठा दिया। कुछ देर तो मैं आंखें बंद करके बैठी रही। जब थोड़ा ठीक लगा मैंने आंखें खोली और आसपास देखने लगी। यह देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई कि अब मैं अपने बॉस के डेस्क के पीछे थी और उनकी चेयर में बैठी हुई थी। मैंने यह देखने के लिए नजरें घुमाई कि कौन है जो मुझे बॉस के चेयर पर बैठा दिया, तो मैंने देखा बॉस खुद ही मेरे सामने खड़े थे। अपने बालों को हाथों से सहला रहे थे। मैं डर के मारे एक गहरी सांस छोड़ी और उठने की कोशिश की, जो कि एक बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि मेरा सर तभी भी चकरा रहा था। हम दोनों इतने पास थे कि उनके शरीर की खुशबू मेरे तन मन को दीवाना बना रही थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहा तुम ठीक तो हो ना? उनका स्पर्श मेरे पूरे हाथ में बिजली पैदा कर रहा था। एक तरफ एक्साइटमेंट था तो दूसरी तरफ मुझे काफी आराम महसूस हो रहा था। उनके प्रति यह जज्बात ठीक नहीं है। मुझे उनसे दूर रहना होगा। जब मैं हिलने की कोशिश की उन्होंने तब भी मुझे पकड़ रखा था। मजबूरन मैंने उनकी आंखों में देखा जो कि मेरे लिए परेशान थी। मेरे चेहरे को देख रहे थे। मैं सांस लेना भूल गई क्योंकि वो बहुत ही शानदार लग रहे थे, वो भी इतने करीब से। मैं अपने होठों को भिगोने लगी ताकि उनकी इस रूप में न डूब जाऊं। यह बहुत ही हास्यकर है क्योंकि मैं एक छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक समझदार औरत हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। किसी हैंडसम आदमी को देखकर ऐसा पागलपन सही नहीं। उसने फिर से कहा तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा हाँ हाँ ठीक हूँ। उसने कहा पर तुम्हें थोड़ा सावधान होना चाहिए। वैसे तुम यहाँ पर मेरे डेस्क पर क्या कर रही थी? वह अभी भी मेरे हाथों को पकड़ा हुआ था। उसने एक हाथ हटाकर मेरे चेहरे के लटों को हटाकर मेरे कान के पीछे किया। मैं अभी उनको घूर रही थी। जो आदमी एकदम प्रोफेशनल है आज अपनी सेक्रेटरी को ऐसे छूने का मन कैसे कर रहा है? उसने कहा तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कौन सा सवाल? उसने कहा तुम मेरे डेस्क के नीचे क्या कर रही थी? उसकी बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। फिर मुझे याद आया उस कागज के टुकड़े के बारे में जो मैंने ढूंढने के लिए उनकी डेस्क के नीचे झुकी थी। मैंने उनकी ओर बढ़ाई। आश्चर्य से मुझे देखते हुए कहने लगे यह क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं पता मुकुल, जूलिया ने मुझे यह दिया था, कहा था मैं ना पढ़ूं, आपके लिए है। उसने कहा और तुमने फैसला किया कि उनके ऑर्डर को फॉलो करोगी बिना सवाल पूछे। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे पता है कि ऐसे पर्सनल नोट बॉस को पास करना बहुत ही गलत है, लेकिन मैं ये डिसीजन नहीं ले सकती कि आपसे बिना पूछे इसे डस्टबिन में फेंक दूं। उसने कहा तो अब फेंक दो इसे डस्टबिन में। तभी उन्होंने सामने पड़ी कॉफी की सिप ली। मैंने कहा कॉफी ठंडी हो गई होगी। उसने कहा कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगा कि आज जब मैं ऑफिस में आया तो ऑफिस का सीन दूसरे दिन से बिल्कुल अलग था। खुद को ही जोक सुनाकर हंस रहे थे। मैं जल्दी से उनके कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन लंच टाइम के समय जूलिया मेरे पास आ गई। कहने लगी मुकुल है क्या ऑफिस में? मैंने कहा नहीं, वो कोर्ट गए हुए हैं। उसने कहा किरण क्या यह नोट तुम उन्हें दे दोगे? मैंने कहा माफ करना, मैं नहीं दे सकती। उन्होंने कहा है तुमसे जो भी नोट मिले उसे डस्टबिन में फेंक दो। उसने कहा अगर ऐसा करोगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा क्या तुम यह नोट खुद नहीं भेजती हो? इससे पहले कि कुछ कहती वह बड़ी बड़ी आंखें करके मेरी ओर देखने लगी। नोट लेकर जल्दी से ऑफिस से निकलकर चली गई। शाम के समय मेरे बॉस ने आवाज लगाई कबीर राणा की केस फाइल लेकर आओ। मैंने कहा जी सर, मैं अभी लाती हूँ। फाइल ढूंढकर मैं उनके पास आ ही रही थी तभी सारा अंदर बॉस के केबिन में आ गई। सारा हमारे सीनियर लॉयर आदित्य आहूजा की बेटी है। अभी 32 साल की उम्र की थी, बेहद खूबसूरत थी। अंदर आते ही कहने लगी मुकुल बेबी, मैं नहीं चाहती तुम्हारी सेक्रेटरी यहाँ काम करे। वह इस काम के लायक नहीं है, उसे अभी जॉब से निकाल दो। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वह मेरे बॉस से बिल्कुल चिपक कर खड़ी हो गई। एक हाथ से उसके गर्दन को पकड़ रखा था, दूसरे हाथ मुकुल के सीने में थी। एक गंदी मुस्कान दे रही थी। मुकुल को उसने कहा मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इससे अच्छे सेक्रेटरी ढूंढने में। मैं जानती हूँ तुम कितने बिजी हो। मैंने देखा मुकुल काफी असमंजस से उसे देख रहा था। वह अपने हाथ अपने सीने के पास ले जा रहा था। तभी उसकी नजर मुझसे मिली। मुझे देखकर एक झिझक
महसूस की। उसके बाद उसके दोनों हाथों को अपने से हटाकर वह थोड़ा पीछे हो गया। कहने लगा, मेरी सेक्रेटरी इस काम के काबिल नहीं, तुम ऐसा निर्णय कैसे ले सकती हो। सारा ने कहा, वह एक मामूली सा मैसेज तुम तक नहीं पहुंचा सकती, सोचो कितनी निकम्मी है। उसने कहा, तुम चाहती हो तुम अपने किसी पुतले को यहाँ रख दो ताकि तुम्हारा काम पूरा हो सके और मुझ पर नजर बनाए रख सको। उसने प्यार सा चेहरा बनाकर कहा, नहीं डियर, डैडी ने कहा हम जल्दी शादी करने वाले हैं, इसलिए मैं किसी ऐसे को यहाँ रखना चाहती हूँ जो मेरे हस्बैंड का अच्छे से केयर कर सके। यह बात सुनकर मेरी सांसें तेजी से चलने लगी। शादी, हस्बैंड, सारा और मुकुल शादी करने वाले हैं। मुकुल ने कहा, तुम मेरे ऑफिस के प्राइवेट एरिया में आओ। उसके जाते ही मैं जल्दी जल्दी वह फाइल लेने लगी जो सर ने मांगी थी। थोड़ी देर बाद सारा गुस्से से कमरे से निकलकर जा रही थी। अचानक से आवाज आई, मैं अभी ऑफिस से निकल कर नहीं चला गया हूँ। मुकुल मेरे इतने पास था, मैं घबरा गई, पीछे जाने लगी कि मैं गिरने लगी। उसने जल्दी से मेरे हाथों को पकड़ लिया, कहने लगा, तुम ठीक तो हो ना। मैंने कहा, हाँ ठीक हो। उसने कहा, फाइल लेकर आओ, काम पर लगते हैं। मैंने कहा, जी सर। वो फाइल लेकर जाने लगे तभी कहा, सारा के लिए माफ कर देना, वह माँ बाप के लाड प्यार में ऐसी बड़ी हुई है कि यूं मुफ्त हो गई है। तुम्हारी नौकरी सेफ है और जूलिया का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मैं अपने बेटे के साथ टीवी देख रही थी। अचानक मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया। मैं मैसेज देखने के लिए उत्साहित थी, लेकिन जैसे ही मैसेज देखा मैंने अपने फोन को दूर फेंक दिया, जैसे मेरा हाथ जल गया है। मुझे पैनिक अटैक आने लगा था। मैं वहीं बैठी बैठी कांपने लगी। तभी पीयूष मुझे देखा, कहने लगा, मम्मी आप ठीक तो हो ना। मैं गहरी सांस लेने लगी। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा। उसे एक फीकी सी मुस्कान दी और फिर ऊपर अपने कमरे में आ गई। मैंने दोबारा अपना फोन देखा, वह मैसेज खोला। कांपते हुए हाथों से वह मैसेज पढ़ने लगी। मेरी सांसें मानो रुक सी गई थी। तरुण से मैसेज आया था, अब घर आने का वक्त आ गया है, तुम्हारी छुट्टियां खत्म। तरुण मेरा एक्स हस्बैंड है जिसके साथ 12 साल बिताने के बाद हमारा डिवोर्स हो गया था। वह 12 साल मेरी जिंदगी के सबसे बुरे 12 साल थे, जिसमें मेरे पति ने मुझे लात घूंसे मारे, कभी पेट में तो कभी पैरों में। कहा इससे ज्यादा टॉर्चर करेगा, पर महसूस हुआ उतना ही टॉर्चर करता था जिससे वह लोगों के नजरों में अच्छा बना रहे। मेरे सामने शराब की बोतल तोड़ देता, कभी कभी मारने के लिए हाथ उठाता और ऐसे जोर से मारेगा अगर मैं उसकी बातों के खिलाफ गई तो। और उसका सबसे बड़ा हथियार मेरा बेटा था। वह एक परफेक्ट बेटा चाहता था जो रो नहीं सकता, दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं सकता, और उसे तरह तरह के क्लास में लगा दिया था, पियानो, टेनिस, कराटे, स्विमिंग। जब वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था, घर से ही स्कूलिंग करता था ताकि दूसरे बच्चों से मिल न सके। वह मुझे कंट्रोल करने के लिए पीयूष का इस्तेमाल करता था। वह कोई ऐसा व्यवहार करे तो उसे कमरे में बंद कर देता था। उससे अलग होकर यह 4 साल हमने बहुत अच्छे बिताए हैं। मैं अपने बेटे के 18वें जन्मदिन का इंतजार कर रही हूँ। मैं तरुण का मैसेज 100 बार देख रही थी। ऑफिस में बैठी बैठी परेशान हो रही थी, तभी किसी ने गहरी आवाज से कहा, किरण। मेरे पीछे खड़े थे, जिससे मैं अपने सोच से बाहर आई। मैंने कहा, सर आपको कुछ चाहिए? वो पूछने लगे, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? यह आखिरी चीज थी जो मैं चाहती थी, अपनी प्रॉब्लम दूसरे के ऊपर थोपना। अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाकर कही, सर मैं ठीक हूँ। उसने अपनी एक भाव ऊपर की और कहा, ठीक है, फिर इसकी कॉपी बनाकर लाओ। उन्होंने जो पेपर दिए थे मैं कॉपी बनाकर उनके केबिन में लेकर आ गई। मैं जाने लगी थी कि मेरे मोबाइल में दोबारा से मैसेज आया। मैंने मैसेज चेक किया, तरुण तुम यह मत समझना कि मुझे जवाब नहीं दोगी तो मुझसे बच जाओगी। 3 दिन के अंदर तुम्हें घर वापस आना है। मैंने जल्दी से टाइप किया, पर हम डिवोर्स्ड हैं। उसने लिखा, तो क्या? पीयूष मेरा बेटा है, उसे तुम वापस भेजो, चाहे तुम उसके साथ आओ चाहे नहीं, लेकिन वह मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। मैं जोर जोर से सांस ले रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे सीने में बेहद तेज दर्द होने लगा था। वह मुझसे मेरा बेटा चाहता है। मेरी आंखें धुंधली हो गई। मैं सांस लेने की कोशिश करने लगी, तब तक पीछे दीवार से टकराई। डर के मारे मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। मेरे बेटे को छीन लेगा और उसकी जिंदगी नरक बना देगा। तभी मैंने अपने पास 2 मजबूत बाजुओं को महसूस किया।
जिसने अपने सीने से मुझे लगा लिया था, जिससे मुझे तुरंत आराम मिलने लगा था, जो मुझे उस वक्त चाहिए था। मैं भी उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। मेरे रोने से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं कितनी बेकार माँ हूँ जो अपने बेटे की हिफाजत नहीं कर पाई। एक आवाज मेरे कान में आने लगी, सब ठीक है किरण, सब ठीक है, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वह मेरे पीठ को हल्के हल्के रगड़ रहे थे। मैं धीरे धीरे शांत होने लगी। जब मैं अपने आंसुओं को पोंछा और दूर हटी, मैं खौफ के साथ उन्हें देखने लगी। मेरे बॉस मुकुल यह कब आ गए मुझे पता ही नहीं चला। वो भी मुझे इस हाल में देखकर बिल्कुल जम गए थे। मैंने कहा सर मुझे माफ कर दीजिए कहकर मैं बाथरूम की ओर भागने लगी थी ताकि खुद को शांत कर सकूं, लेकिन इससे पहले एक हाथ मुझे पकड़ लिया, अपनी ओर खींचने लगा। मैं मना करने लगी पर वह नहीं माने तो उसने पूछा, तो तुम मुझे बताने वाली हो कि आखिर क्या हुआ है? मैं तुरंत ही नाम में सिर हिलाया। उसने मुझे पकड़कर सोफे में बैठाया, फिर बोले, किरण तुम बताओ क्या हुआ है? तुम्हें पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, तुम्हें कभी इस हाल में नहीं देखा। मैंने तुम्हें हमेशा मजबूत देखा, अपने पर्सनल प्रॉब्लम को दूर रखती हो। तुम इस तरह से टूट गई हो, इसका मतलब यही है कि तुम्हें कुछ बड़ा हुआ है। तुम तब से डरी हुई हो जब से तुम्हें वह मैसेज मिला। क्या किसी को कुछ हो गया है? मैंने कहा सब ठीक है सर, मैं संभाल लूंगी। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा और कहा तुम संभाल नहीं पाओगी, अगर संभाल पाती तो तुम्हारा हाल ऐसा नहीं होता। मुझे बताओ क्या कोई तुम्हें धमकी दे रहा है, कोई कातिल? मैंने कहा नहीं नहीं। मेरे हाथ से मेरा फोन ले लिए। मैंने कहा मेरा एक्स हस्बैंड वह अच्छा इंसान नहीं है। वो मेरी तरफ देख के आंखें छोटी छोटी करके कहा, उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, अब तुम और तुम्हारा बेटा उसके इर्द गिर्द नहीं जाएंगे। बताओ कौन है? मैंने कहा आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, वो जो चाहता है हासिल कर लेता है। उसने कहा कौन है वह? मैंने कहा तरुण देसाई। उसने कहा कौन? जो एमएलए के पोजीशन के लिए खड़ा हो रहा है। अच्छा वो पावरफुल है, पैसे वाला है, और तुम? मैंने कहा अनाथ, और तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। वह तुम्हें मारता था। मैंने कहा नहीं, वह बहुत ही चालाक था, कभी इतना नहीं मारता था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, और उसकी अनुमति के बिना हमें कहीं बाहर जाना भी मना था, इसलिए हम कभी कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। उसने कहा मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा 3 दिन में। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हल्के से दबाने लगा, कहने लगा हाँ 3 दिन में। कहानी मुकुल की जुबानी। किरण मेरे साथ पिछले 1 सालों से काम करती है। इससे पहले कई सेक्रेटरी आई गई, सबके साथ ही दिक्कत थी कि मेरे पीछे पड़ जाती थी, मेरे साथ सोना चाहती थी। ऐसा हाल उन सभी औरतों का होता है जो मेरे इर्द गिर्द रहती है, पर मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैंने प्यार में बुरी तरीके से धोखा खाया था। मुझे औरतों से सख्त नफरत है, मैं उन पर भरोसा नहीं कर पाता था। औरतें इस लायक नहीं होती कि उनके ऊपर भरोसा किया जाए। तभी मेरे पास किरण काम करने आई थी। जब मैं उसके साथ काम करने लगा मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता था। उन औरतों से अलग थी जो मेरे साथ सोना चाहती थी। मैं उस पर कभी गुस्सा नहीं कर पाता था। जब भी मुझे गुस्सा आता मैं खुद को हमेशा शांत कर लेता था, फिर उससे बात करता था। मुझसे काफ़ी डरती थी, जैसे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और वह मेरे सामने तुच्छ है। और जब भी वह मेरी तरफ देखती थी मुझे मन करता था मैं उसकी हिफाजत करूँ, इसे हर मुसीबत से बचाऊँ, इसके ऊपर कोई आँच न आने दूँ। इसलिए जब भी उसे परेशान देखता था मैं उसकी मदद के लिए आ जाता। उसकी आंखों से उसके जज्बात का पता नहीं चलता, पर मैं उसे देखते ही उसकी आंखों में डूब जाता था। मैं हर हाल में उसे महफूज रखना चाहता था, न जाने क्यों। और आज जब मैं उसे इस हाल में देखा मैंने उसे अपनी बाहों से लगा लिया था। मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसका जिस्म मेरे अंदर आग लगा रही थी। मुझे मन कर रहा था अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दूं। इसे हो क्या गया? मैंने आज तक ऐसी मजबूत औरत नहीं देखी, इस तरह से टूट गई है। जरूर कुछ बात हुई होगी, किसने मैसेज किया होगा इसे। आखिरकार किरण मेरे सामने खुल गई, अपने बारे में सब कुछ बता दिया। तब मुझे पता चला कि वह मर्दों से दूर क्यों भागती है। वह उनसे डरती है, खासकर गुस्से वाले मर्दों से। लेकिन मैं अपने दिल का दरवाजा इसके लिए खोलना चाहता था, इसलिए जो बन पड़े करूँगा। मैं तरुण देसाई की कुंडली खोलने के लिए अपने आदमी लगा दिए थे।
थे। एक आदमी को उसके बेटे के पीछे लगा दिया था ताकि उसकी हिफाजत कर सके। मुझे तरुण देसाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, यह इसे और इसके बेटे को किडनैप कर सकता है। मेरे आदमी ने जो बताया वह सुनकर मैं शॉक्ड रह गया। तरुण देसाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस बात का फायदा उठाकर उसे जेल में डाला जा सकता है। मैं दूर से किरण को देख रहा था, किसी को फोन कर रही थी। मुझे एहसास हुआ वह अपने बेटे को कॉल कर रही होगी। मैंने तुरंत ही अपने आदमी को फोन करके उसके बेटे की खबर ली। मैं उसके पास चला गया। वह चौंक उठी और मेरी ओर देखने लगी। कुछ इस तरह से देख रही थी, खुद को रोक पाना मुश्किल था। मैं उसे छूना चाहता था, उसके कंधों में हाथ रख दिए। क्या बात है? उसने कहा पीयूष फोन नहीं उठा रहा है। मैंने कहा वह ठीक है। मेरी तरफ देखने लगी। मेरे बेटे की खबर ये कैसे जानता है? शायद सोच रही होगी। मैंने कहा मैंने अपने बॉडीगार्ड उसके पीछे लगा दिए हैं। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए अब उस घर पर रहना सेफ नहीं होगा। तुम्हारा पति तुम्हारे मोहल्ले के घर को किराए में ले लिया है। वह जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। वो घबराई हुई थी, मुझे देखने लगी, कहने लगी फिर मैं अपने बेटे को लेकर कहीं भाग जाती हूँ, यही सही रहेगा। उठकर अपना पर्स निकालने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा पर भागकर उससे नहीं बच सकती। तुम जहाँ जाओगी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा, और तुम्हारा कोई अपना है जहाँ तुम जा सकती हो तो वह भी मुसीबत में पड़ जाएगा। उसने कहा मेरा कोई नहीं है, मैं ऐसे ही भाग जाऊंगी, एक शहर से दूसरे शहर भागती रहूंगी। मैंने कहा तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी, तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर। तुम और तुम्हारा बेटा आज से मेरे घर पर रहेंगे। उसने कहा पर आप पर मुसीबत आई तो? नहीं नहीं सर, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं वकील हूँ, मेरे दुश्मनों की ऐसे भी कमी नहीं है, तुम बस मुझ पर भरोसा करो। लेकिन मैंने अपने दोनों हाथ उसके गाल पर रख दिए। अपनी आंखों से उसकी ओर देखकर उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करने लगा। तभी वह मेरे बाहों से लिपट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसका स्पर्श लगा मानो मेरे अंदर एक आग सी लग गई है। वह इतनी तकलीफ में है, मैं उसे इस तकलीफों से आजाद करना चाहता था। मेरे होंठ खुद ब खुद उसके होंठों को तलाशने लगे और फिर उसके होंठों को अपने होंठों से लगाकर उसे हल्के से किस करने लगा। लेकिन फिर एहसास हुआ ये ऑफिस में क्या कर रहा हूँ। अपने आप को दूर किया, उसके कंधे में हाथ रखकर कहा माफ करना तुम्हारे इस दर्द भरे रूप को देखकर मुझसे। तभी उसने अपना हाथ मेरे होंठों पर रख दिए और ना में सिर हिलाई। कहा मैं समझ सकती हूँ आगे क्या होगा। क्या मुकुल अपने पिछले रिश्ते को भुलाकर दोबारा किसी लड़की पर भरोसा कर पाएगा? क्या किरण अपनी पिछली जिंदगी का दर्द से उभरकर नए सिरे से जीवन शुरू कर पाएगी, या इनका पास्ट एक खूबसूरत लव स्टोरी शुरू होने का मौका ही नहीं देगा? क्या पीयूष जिसे कभी बाप का प्यार नहीं मिला वह मुकुल को पाकर उनका छाव में हिल पाएगा, या किरण का एक्स हस्बैंड उन दोनों की जिंदगी को दोबारा नरक में बदल देगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।